हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? माई सेल्फ आनंद कुशवाहा। आज का टॉपिक है हमारा कोगुलेशन और फ्लक्चुएशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि कोगुलेशन, फ्लक्चुएशन, इसका अनदर नेम इज प्रेसिपिटेशन। We know that colloidal solution are stable. Colloidal solution are stable. Why they are stable? Due to presence of charge. Due to presence of charge. चार्ज डेवलप क्यों होता है? चार्ज क्यों कोलाइडल सॉल्यूशन में पाया जाता है? तो इसके लिए लिख देते हैं ड्यूरिंग प्रिपरेशन electrolyte are added. तो जब कोलाइडल सॉल्यूशन प्रिपेयर करते हैं, प्रेसिपिटेट से कोलाइडल सॉल्यूशन बनाते हैं, तो इलेक्ट्रोलाइट उसमें ऐड करते हैं सम अमाउंट में। सो इलेक्ट्रोलाइट get adsorbed on particle of disperse phase. तो ड्यूरिंग द एडजॉर्प्शन स्पेसिफिक चार्ज इज डेवलप। ये चार्ज आपका आइदर हो सकता है, ये चार्ज आपका हो सकता है पॉजिटिव और नेगेटिव। चार्ज आपका हो सकता है पॉजिटिव या नेगेटिव। तो ये चार्ज है, उनको क्या करता है? स्टेबल बना देता है। फिर से समझते हैं, कोलाइडल सॉल्यूशंस आर स्टेबल। ठीक है, क्यों स्टेबल होते हैं? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ चार्ज प्रेजेंट होने की वजह से। दीज आर चार्ज आर generated in the colloidal solution during the preparation of electrolyte, or this process is set during the preparation of colloidal solution। ठीक है, electrolyte are added और this process is said to be peptidation। तो पेप्टाइजेशन के दौरान हम लोग इलेक्ट्रोलाइट ऐड करते हैं। तो इलेक्ट्रोलाइट्स आर एडजॉर्ब ऑन द पार्टिकल ऑफ डिस्पर्स फेज। डिस्पर्स फेज पर क्या हो जाते हैं? वो एडजॉर्ब हो जाते हैं, इसलिए स्पेसिफिक चार्ज डेवलप होता है। और ये चार्ज आपका पॉजिटिव हो सकता है या फिर नेगेटिव होता है, और इसी वजह से ये क्या होते हैं? स्टेबल हो जाते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान समझ में आ गया कि ये स्टेबल किसकी वजह से है? कोलाइडल सॉल्यूशन आर स्टेबल ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ चार्ज। ठीक है, तो चार्ज को हम लोग क्या कर दें? ख़त्म कर दिया जाए। इफ चार्ज को क्या कर दिया जाए? ख़त्म कर दिया जाए।
तो फिर ये क्या हो सकते हैं? अच्छा, चार्ज उनको स्टेबल कैसे करता है? तो चार्ज जो है, चार्ज उनको कैसे स्टेबल बनाता है? स्टेबल क्यों बनते हैं? ड्यू टू रिपल्सन बिटवीन लाइक चार्ज, रिपल्सन बिटवीन लाइक चार्जेस। यानी आपका लाइक चार्जेस के बीच में किसमें से? पार्टिकल ऑफ डिस्पर्स फेज, पार्टिकल ऑफ डिस्पर्स फेज पे जब एक जैसा चार्ज होगा तो वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, रिपेल करेंगे। सो पार्टिकल ऑफ डिस्पर्स फेज, पार्टिकल ऑफ dp मूव अवे टू ईच अदर, मूव अवे टू ईच अदर, यानी एक दूसरे से आपका क्या हो जाएंगे? दूर हो जाएंगे। करेक्ट? तो जब दूर हो जाएंगे सो देयर इज नो एग्रीगेशन, एग्रीगेशन और एसोसिएशन ऑफ पार्टिकल, एसोसिएशन। ठीक है, तो कोई भी एग्रीगेशन नहीं होगा या फिर एसोसिएशन नहीं होगा। तो एग्रीगेशन से क्या होता है? पार्टिकल हैवियर हो जाते हैं। ठीक है, सो नो हैवियर पार्टिकल जनरेटेड, कोई भी हैवियर पार्टिकल जनरेट नहीं होंगे। समझ में आया इतनी बात? तो ध्यान रखना है, चार्ज स्टेबल बनाते हैं और ये चार्ज किस वजह से स्टेबल बनाता है? रिपल्सन बिटवीन लाइक चार्जेज ऑन द पार्टिकल ऑफ डिस्पर्स फेज। ये चार्ज किसकी वजह से आया था? प्रेफरेंशियल एडजॉर्प्शन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट, जो आपका प्रेफरेंशियल एडजॉर्प्शन से आया था। और ये जो लाइक चार्ज हो जाएंगे तो डिस्पर्स पार्टिकल को एक दूसरे से दूर की तरफ रिपेल करेंगे, और रिपेल करेंगे तो कोई भी एग्रीगेट पार्टिकल या एसोसिएट पार्टिकल नहीं होगा। तो जब पार्टिकल लार्जर हो जाता है तभी वो प्रेसिपिटेट होता है, स्मॉलर रहेगा तो वो प्रेसिपिटेट नहीं होता है। तो इस तरीके से ये क्या हो जाता है? स्टेबल होता है। ठीक है, तो यहाँ पर नो प्रेसिपिटेशन टेक्स प्लेस, इतना ध्यान रखना है, कोई भी प्रेसिपिटेशन यहाँ पर नहीं होता है। तो फिर कोलाइडल सोल्यूशन की स्टेबिलिटी थी। अब हम आगे चलते हैं, इस कोलाइडल सोल्यूशन को अनस्टेबल करना हो, अनस्टेबल करना हो या फिर प्रेसिपिटेट बना देना हो। क्या बना देना हो? प्रेसिपिटेट। तो प्रेसिपिटेट बनाने की जो प्रोसेस होती है वो कोगुलेशन कहलाती है। ठीक है, तो ये चार्ज को कोगुलेशन कैसे कर सकते हैं, प्रेसिपिटेट कैसे कर सकते हैं? जो मेन झगड़े की बात है, इन पर जो चार्ज है वो चार्ज ख़त्म कर दिया जाए तो आपका ये कोगुलेशन हो जाएगा, क्योंकि चार्ज की वजह से ये सब नाटक हो रहा था। पार्टिकल दूर जा रहे थे, फिर हैवियर नहीं हो पा रहे थे, एग्रीगेट नहीं हो पा रहे थे, एसोसिएट नहीं हो पा रहे थे। तो ये सब ख़त्म कर सकते हैं कैसे? चार्ज को ख़त्म करके। ठीक है, और चार्ज को कैसे ख़त्म करेंगे? कोई दूसरा इलेक्ट्रोलाइट मिला दें। ठीक है, अगर ये पॉजिटिव चार्ज कोलाइडल सोल्यूशन में है, पॉजिटिव चार्ज है, तो ऐसा इलेक्ट्रोलाइट मिलाइएगा, ऐसा इलेक्ट्रोलाइट मिलाएंगे जो नेगेटिव चार्ज देगा। क्या देगा? नेगेटिव चार्ज देगा। ऐसा कोलाइडल सोल्यूशन हमें मिलाना है। ठीक है, तो सबसे पहले ध्यान रखना है, डेफिनेशन लिख लेते हैं। द फिनोमिना of precipitation of colloidal solution on adding
on adding excess amount of electrolyte is called coagulation और फ्लक्चुएशन। ये डेफिनेशन समझ में आ गई। इसका मतलब क्या है? वह प्रोसेस जिसमें से प्रेसिपिटेशन बनाया जाता है, कोलाइडल सॉल्यूशन को प्रेसिपिटेट में चेंज कर देते हैं। ठीक है, कैसे बना देते हैं? एडिंग एक्सेस अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट कर देते हैं। तो ये इलेक्ट्रोलाइट क्या करते हैं भाई? चार्ज को क्या कर देते हैं? तो जो इलेक्ट्रोलाइट हैं दे प्रोड्यूस अपोजिटिवली चार्ज्ड आयन टू द कोलॉइडल सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये आपका क्या करते हैं? कोलॉइडल सॉल्यूशन को क्या करते हैं? जो कोलॉइडल सॉल्यूशन में चार्ज होगा उसका पॉजिटिवली चार्ज ये प्रोड्यूस करते हैं, और ये अपोजिटिवली चार्ज प्रोड्यूस करेंगे तो दे न्यूट्रलाइज। सो एग्रीगेशन and association takes place। एसोसिएशन होने लग जाता है। सो प्रेसिपिटेट इज फाउंड। तो ध्यान रखना है, प्रेसिपिटेट बन जाता है। ठीक है, तो सिंपल सी कहानी है ये कि इलेक्ट्रोलाइट क्या करते हैं? पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल देते हैं कोलाइडल सॉल्यूशन के, वो न्यूट्रलाइज कर देता है, और न्यूट्रलाइज होने के बाद ये पार्टिकल आपके कौन पार्टिकल? डीपी डिस्पर्स फेज के पार्टिकल क्या होते हैं? न्यूट्रलाइज हो जाते हैं, एग्रीगेट होते हैं और प्रेसिपिटेट बन जाता है। अब आगे चलते हैं कि जो ये इलेक्ट्रोलाइट मिलाते हैं तो इसका अनदर नेम है इलेक्ट्रोलाइट। जो आप मिला रहे हैं इसमें इलेक्ट्रोलाइट इज एडिड फॉर द कोगुलेशन is said to be coagulating agent। ये कोगुलेटिंग एजेंट कहलाते हैं। ठीक है, अगला टॉपिक है पावर ऑफ कोगुलेटिंग एजेंट। पावर ऑफ कोगुलेटिंग एजेंट। तो पावर ऑफ कोगुलेटिंग एजेंट सबसे पहला कि क्या है? डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट हैव डिफरेंट कोगुलेशन पावर। ठीक है, डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट हैव द डिफरेंट कोगुलेशन पावर। और ये कोगुलेशन पावर जो है किस बात पर डिपेंड करती है? तो पहला है कोगुलेशन पावर का मतलब है, कोगुलेशन पावर को डिफाइन करने के लिए एक रूल दिया जाता है। कौन ज़्यादा बढ़िया कोगुलेटिंग एजेंट होगा, इसको एक रूल के द्वारा समझते हैं, और उस रूल का नाम है हार्डी-सुलजे रूल। ठीक है, किस रूल से समझना है? हार्डी-सुलजे रूल से समझना है। तो हार्डी-सुलजे रूल क्या है पहले ये समझ लेते हैं, फिर इसके बाद हम लोग कोगुलेटिंग एजेंट की डेफिनेशन समझते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं किसकी?
हार्डी-सुलजे रूल, हार्डी-सुलजे रूल, हार्डी-सुलजे रूल, दो स्टेटमेंट है इसके, पहला और दूसरा। ठीक है, पहला और दूसरा। तो पहला रूल तो ये है कि जैसे आपका कोलाइडल सॉल्यूशन अगर नेगेटिव चार्ज है, कैसा है, नेगेटिवली चार्ज है, यानी कोलाइडल सॉल्यूशन में कैसा है, नेगेटिव चार्ज है, तो हमें ऐसा इलेक्ट्रोलाइट मिलाना चाहिए जो पॉजिटिवली चार्ज आयन ज़्यादा दे, तो दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज क्या हो जाएंगे, न्यूट्रलाइज हो जाएंगे। ठीक है, अगर ये पॉजिटिवली है तो यहाँ नेगेटिवली चार्ज आयन दे, तो फिर ये न्यूट्रलाइज कर देंगे। तो कहने का मतलब इफेक्टिव कोगुलेटिंग एजेंट वह है जो कोलाइडल सॉल्यूशन के अपोजिटिवली चार्ज आयन प्रोड्यूस करता है। द आयंस कैरिंग अपोजिटिवली चार्ज टू द चार्ज ऑफ colloidal solution is effective for coagulation, तो यहाँ पर समझ में आना है द आयन कैरिंग अपोजिटिवली चार्ज टू द चार्ज ऑफ द कोलाइडल सॉल्यूशन, यानी आपका ऐसा इलेक्ट्रोलाइट, आयंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, और लिख लीजिएगा इलेक्ट्रोलाइट। तो यहाँ पर द आयंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट कैरिंग अपोजिटिवली चार्ज टू द चार्ज ऑफ द कोलाइडल सॉल्यूशन, यानी कोलाइडल सॉल्यूशन पर जो चार्ज है इसके अपोजिटिवली चार्ज आयन होना चाहिए उस इलेक्ट्रोलाइट में, तभी वो इफेक्टिव कोगुलेशन के लिए होता है। दूसरा है कोगुलेशन पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू proportional to fourth power of valency of ions, यानी आपका जो कोगुलेशन पावर है, इसको हम लोग Cp से दिखा देते हैं। कोगुलेशन पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वैलेंसी की पावर 4। ये दूसरा स्टेटमेंट है, यानी किसी भी आयन की वैलेंसी जितनी ज़्यादा होगी तो उसका कोगुलेशन पावर उतना ही ज़्यादा होगा। तो हार्डी-सुलजे रूल ये बताता है कि कोई भी कोगुलेशन के लिए जो इलेक्ट्रोलाइट या कोगुलेटिंग एजेंट मिलाएं वो अपोजिटिवली चार्ज आयंस दे, किसके, कोलाइडल सॉल्यूशन के। और दूसरा जो कोगुलेशन पावर है, कोगुलेशन पावर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्थ पावर ऑफ द वैलेंसी ऑफ द आयन। तो ये आपका हो गया हार्डी-सुलजे रूल। इसके कुछ एग्जाम्पल समझ लेते हैं, एग्जाम्पल से आपको जल्दी समझ में आ जाता।
मान लीजिए AS2S3 ये आर्सेनिक सल्फाइड है। इट इज ए नेगेटिवली चार्ज कोलोइडल सॉल्यूशन। ठीक है, नेगेटिवली चार्ज कोलोइडल सॉल्यूशन है। तो इसको कोगुलेट करने के लिए हमें कौन सा मिलाना पड़ेगा? इसमें से कुछ हम लोग ले लेते हैं। सोडियम क्लोराइड मिला दें, मैग्नीशियम क्लोराइड मिला दें, या फिर एल्युमिनियम क्लोराइड मिला दें। ठीक है, तो विच इज बेटर और इफेक्टिव कोगुलेटिंग एजेंट फॉर द नेगेटिव कोलोइडल सॉल्यूशन एज आर्सेनिक सल्फाइड? तो हम लोगों को हार्डी-सोल्जे रूल का क्या करना है? पहला पॉइंट ध्यान रखना है कि ये क्या कर दे, अपोजिटिवली चार्ज आयन देता हो। तो अपोजिटिवली चार्ज आयन यहाँ पर सोडियम है, यहाँ पर मैग्नीशियम है और यहाँ पर एल्युमिनियम है। ठीक है, दूसरा क्या कहता है कि जो कोगुलेशन पावर है उनकी वैलेंसी की फोर्थ पावर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो वैलेंसी सबसे पहले देखते किसकी है? इसकी 1 है, इसकी 2 है और इसकी 3 है। तो वैलेंसी सबसे ज़्यादा किसकी है? एल्युमिनियम की है। तो एल्युमिनियम क्लोराइड इज पावरफुल कोगुलेटिंग एजेंट फॉर द आर्सेनिक सल्फाइड। आर्सेनिक सल्फाइड के लिए हमारा क्या है? ये आपका बहुत बढ़िया से कोगुलेटिंग एजेंट है। दूसरे एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं, फेरिक हाइड्रोक्साइड Fe3 FeOH होल थ्राइस, फेरिक हाइड्रोक्साइड सॉरी, और ये आपका पॉजिटिवली कोलोइडल सॉल्यूशन है। तो हार्डी-सोल्जे रूल ये कहता है कि ऐसा कोगुलेटिंग एजेंट मिलाएंगे कि ये जो अपोजिटिवली चार्ज आयन दे। करेक्ट? तो हम यहाँ पर कुछ ऐसे अपोजिटिवली चार्ज आयन ले लेते हैं, जैसे Cl आयन, NaCl ले लेते हैं, फिर सोडियम सल्फेट ले लेते हैं, फिर सोडियम फॉस्फेट ले लेते हैं Na3PO4, फिर सोडियम FeCN6। तो इसका नाम है सोडियम हेक्सासाइनोफेरेट सेकेंड आयन। ठीक है, सोडियम हेक्सासाइनोफेरेट सेकेंड इसका नाम है। ठीक है, तो हमें देख लेना है पॉजिटिवली चार्ज है तो हमें नेगेटिव स्पीशीज से मतलब है। तो यहाँ पर Cl नेगेटिव है, SO4 पर 2 नेगेटिव है, PO4 पर 3 नेगेटिव है और FeCN6 पर 4 नेगेटिव है। तो वैलेंसी किसकी ज़्यादा, किस पर ज़्यादा नेगेटिव चार्ज है? तो आप देखिए कि ये इस पे सबसे ज़्यादा नेगेटिव चार्ज है। तो इसके कोगुलेशन के लिए कौन पावरफुल एजेंट होगा? ये आपका होगा सोडियम हेक्सासाइनोफेरेट सेकेंड जो है, ये पावरफुल होगा, सब बेस्ट होगा, यानी ये पावरफुल कोगुलेटिंग एजेंट हो जाएगा। तो अलग अलग कोलोइडल सॉल्यूशन के लिए, ठीक है, अलग अलग कोलोइडल सॉल्यूशन के लिए क्या ज़रूरत है? अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट की ज़रूरत है और ये हार्डी-सोल्जे रूल के हिसाब से आप समझ सकते हैं। अनदर मेथड ऑफ कोगुलेशन जैसे आपका है परसिस्टेंट डायलिसिस। परसिस्टेंट लगातार डायलिसिस करें तो भी कोई भी कोलोइडल सॉल्यूशन प्रेसिपिटेट में चेंज हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं हम लोग। कोगुलेशन करते समय क्या करते हैं, ये आपका मान लीजिए कोलोइडल सॉल्यूशन है पार्चमेंट मेम्ब्रेन में, और यहाँ पर आपका कोलोइडल सॉल्यूशन है और यहाँ पर वाटर है। वाटर में थोड़ा सा इलेक्ट्रोलाइट होगा, ठीक है,
लगातार करते जाएंगे तो क्रिस्टलाइड निकलते जाएंगे, क्रिस्टलाइड निकलते जाएंगे और कुछ समय बाद आएगा कि वो प्रेसिपिटेट में चेंज हो जाएगा। दूसरा है इलेक्ट्रोफोरेसिस, इलेक्ट्रोफोरेसिस, ठीक है। इलेक्ट्रोफोरेसिस का मतलब क्या है? इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई करते हैं कोलाइडल सॉल्यूशन में, इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई करते हैं तो अपोजिटिवली चार्ज आयन होते हैं वो अपोजिट इलेक्ट्रोड पर जाके कोगुलेट हो जाते हैं। इलेक्ट्रोफोरेसिस आपने पढ़ा था इससे। यहाँ पर कोलाइडल सॉल्यूशन दिया गया था, यहाँ पर पॉजिटिव प्लेट और नेगेटिव प्लेट लगाई गई थी। तो अपोजिटिवली चार्ज आयन है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो नेगेटिव वाले इधर जाके प्रेसिपिटेट हो जाते हैं और पॉजिटिव पार्टिकल इधर जाके प्रेसिपिटेट हो जाते हैं। तो ये मेथड है इलेक्ट्रोफोरेसिस। तीसरा है म्यूचुअल इंटरेक्शन। म्यूचुअल इंटरेक्शन का मतलब ये है सिंपल सा कि अगर आपके एक कोलाइडल सॉल्यूशन ए है और कोलाइडल सॉल्यूशन बी है, ठीक है, लेकिन कंडीशन क्या होना चाहिए? पहला ये पॉजिटिव चार्ज है तो ये नेगेटिव चार्ज होना चाहिए, ठीक है। अपोजिटिवली चार्ज कोलाइडल सॉल्यूशन ले लेंगे दो ठो, ए अगर आपका पॉजिटिव है तो बी नेगेटिव होगा, बी पॉजिटिव है तो ए नेगेटिव होगा। तो इनको इक्विमोलर अमाउंट में मिलाएंगे। कैसे मिलाएंगे? इक्विमोलर अमाउंट में मिलाएंगे तो एक दूसरे पार्टिकल को क्या कर देंगे? कोगुलेट कर देंगे तो प्रेसिपिटेट बन जाएगा। तो ये कुछ मेथड रहे जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं, और भी कोगुलेशन प्राप्त कर सकते हैं, कोगुलेट कर सकते हैं कोलाइडल सॉल्यूशन को। लास्ट में बात करते हैं व्हाट इज द रीजन ऑफ स्टेबिलिटी लायोफिलिक कोलाइडल सॉल्यूशन। यानी लायोफिलिक कोलाइडल सॉल्यूशन क्यों स्टेबल होते हैं? पहला इसका रीजन है, आंसर पहला इसका देख लेते हैं। क्योंकि उन पर चार्ज होता है। दूसरा, दे हैव द सॉल्वेशन इफेक्ट। तो इनको कोगुलेशन के लिए क्या करेंगे? तो कोगुलेशन के लिए हमें क्या करना है? जिस वजह से ये क्या है, स्टेबल है, उसको हमें ख़त्म कर देना। तो चार्ज है तो पहले पॉइंट को ख़त्म करने के लिए इलेक्ट्रोलाइट मिला देंगे, ठीक है, और दूसरे पॉइंट को मिलाने के लिए, ख़त्म करने के लिए एक सूटेबल सॉल्वेंट मिला देंगे जो इनके सॉल्वेशन को ख़त्म कर देगा। तो बच्चों ये टॉपिक यहीं पर ख़त्म होता है। अब लास्ट में आ जाता है कि इस टॉपिक से क्या इम्पॉर्टेंट है। तो हार्डी-सुलजे रूल आपका इम्पॉर्टेंट है और हार्डी-सुलजे रूल में आपको दे देगा कि आप बताइए एल्युमिनियम क्लोराइड और सोडियम क्लोराइड और मैग्नीशियम क्लोराइड में कौन इफेक्टिव कोगुलेटिंग एजेंट है। तो आपको वैलेंसी पे ध्यान देना है। तो एक कैटायन या अनायन क्या होगा? एक तो कॉमन ही होगा और बाकी दूसरा डिफरेंट होगा, ठीक है। तो जो कॉमन हो उनके लिए ध्यान नहीं देना है, जो डिफरेंट हो उनके लिए ध्यान देना है। जैसे आपको बताया था NaCl, Na2SO4, ठीक है, और Na3PO4 और Na4FeCN6। तो यहाँ पर क्या था आपका Na ये कॉमन था, तो हमें नेगेटिव आयन की वैलेंसी देखनी थी। तो ध्यान रखना है कि नेगेटिवली चार्ज होगा तो पॉजिटिवली चार्ज आयन की देखना है वैलेंसी, और नेगेटिवली होगा तो पॉजिटिवली की देखना है, पॉजिटिवली होगा तो नेगेटिवली की। तो बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है इससे। 2 नंबर का या 1 नंबर का सवाल ज़रूर पूछा जाता है, हार्डी-सुलजे रूल क्या है, ठीक है। तो ये आपको बहुत ही हेल्प करेगा अगर आप पूरा इसको सही से समझेंगे। अगर क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं।
अगर ये आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। थैंक यू। आज के लिए इतना ही। घर में रहें, सेफ रहें और कोरोना से बचे रहें। थैंक यू।